नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने इसे YouTube चैनल में स्वागत है। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने काफ़ी चर्चा की थी। राजस्थान जीके में हमने कई टॉपिक है वो पढ़ लिए और अभी तक आपने पीछे के टॉपिक नहीं देखे हैं तो पहले आप उन टॉपिकों को ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि दोस्तों जिंदगी को सफल बनाने के लिए दोस्तों बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। यानी आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं और ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिनको अपन डायग्रामों के माध्यम से पढ़ेंगे, क्योंकि बिना डायग्राम के माध्यम से ये टॉपिक आपका पूरा क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान का अफवाह तंत्र। देखिए, राजस्थान के अफवाह तंत्र से संबंधित यानी कई स्टूडेंटों में ये कमी रहती है कि सर ये याद नहीं होती है, नदियां हैं इनको हम बार बार पढ़ने की कोशिश करते हैं फिर भी ये याद नहीं होती है। तो आज मैं आप लोगों को इन सारी की सारी अफवाह तंत्र की स्थिति बताऊंगा कि इनको याद कैसे करना है, कैसे ये याद होगी, किस प्रकार से अपन को इनकी विशेषता याद रखनी है। तो देखिए, बने रहिए आप इस वीडियो पर। देखिए, शुरुआत करेंगे हम अफवाह तंत्र को। यानी जब आपसे ये कहा जाए कि अफवाह तंत्र है, इस अफवाह तंत्र में देखिए कौन कौन सी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। अफवाह तंत्र यानी अफवाह तंत्र बोल दीजिए या फिर आप इनको नदियां बोल दीजिए, जिसमें आप राजस्थान का अफवाह तंत्र भी पढ़ सकते हैं, भारत का अफवाह तंत्र भी पढ़ सकते हैं और विश्व का अफवाह तंत्र भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अफवाह तंत्र यानी नदियां। अब यहां से देखिए, सबसे पहले यदि अफवाह तंत्र की बात करें तो यहां से देखिए, जब भारत की बात करें तो भारत के अफवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया और राजस्थान के अफवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है। यानी जब आप भारत के अफवाह तंत्र को साथ में लेकर के चलेंगे तो यहाँ पर आपका राजस्थान है, इसका भी अफवाह तंत्र है वो समझ में आ जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसी कंडीशन आती है कि चंबल नदी है, ये कौन से अफवाह तंत्र में शामिल है। चंबल जो नदी है ये कौन से अफवाह तंत्र में शामिल है, तो अपन ये कहते हैं कि ये तो बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र है। यानी चंबल नदी है वो कहाँ गिरती है, तो आप लोग ये कहते हैं कि सर ये तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लेकिन इनकी यदि वास्तविक स्थिति देखें तो वास्तविक स्थिति ये कहती है कि चंबल नदी है वो सीधी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। ये पहले कौन सी नदी में गिरती है, कौन सी नदी में अपना जल ले जाकर के गिरती है, और चंबल नदी है वो किस रूप में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आज हम इनकी देखिए सारी की सारी विशेषताओं की अपन चर्चा है वो इससे वीडियो के माध्यम से, इस टॉपिक के माध्यम से अपन चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले यहां से आपको याद रखना है भारत का मानचित्र। यानी सबसे पहले क्या करेंगे आप, भारत का मानचित्र है वो याद रखेंगे। क्योंकि जब आप देखिए भारत के मानचित्र को याद रखते हैं तो यहां से देखिएगा, यहां से आप भारत का मानचित्र है वो इस प्रकार से याद रखोगे। देखिएगा, यहां पर आपके सामने ये तो स्थिति आ जाएगी भारत के मानचित्र की। यहां से आपके सामने देखिए ये स्थिति है भारत के मानचित्र की, और इस भारत के मानचित्र पर ही आप इन सारी की सारी नदियों का विस्तार है वो यहां से आप याद कर सकते हो। ये तो आपके सामने देखिए भारत का मानचित्र हुआ, ये तो भारत का मानचित्र हुआ। अब सबसे पहले देखिएगा यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि भारत का अफवाह तंत्र, किसका अफवाह तंत्र, भारत का अफवाह है तंत्र यानी भारत की नदियां, भारत का अफवाह तंत्र या फिर भारत की नदियां। यानी यहां से भारत का अफवाह तंत्र या भारत की नदियों की बात करें तो ये आपके सामने देखिए भारत का मानचित्र है, और इस भारत में देखिए आपके सामने ये वाला जो क्षेत्र है
ये वाला जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा भाग है ये जल से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? जल से घिरा हुआ है। और ये जो भाग जल से घिरा हुआ है इस वाले क्षेत्र को कहा जाता है बंगाल की खाड़ी। इसको क्या कहा जाएगा दोस्तों? तो यहां से ध्यान रखेंगे ये है क्षेत्र आपके सामने किसका? बंगाल की खाड़ी का। ये आपके सामने देखिएगा बंगाल की खाड़ी का भाग है। क्लियर है इतनी बात? उसके बाद में देखिए यहां पर इस वाले क्षेत्र की बात करें तो ये क्षेत्र भी आपके सामने देखिए किससे घिरा हुआ है? जल से घिरा हुआ है। और ये जो भाग आपके सामने जल से घिरा हुआ है इस घिरे हुए क्षेत्र को कहा जाता है दोस्तों आपके सामने अरब सागर। यानी ये क्षेत्र आपके सामने कौन सा है? ये अरब सागर का भाग है। देखिए यहां से यदि ये चीज आपके क्लियर हो गई तो आपके सामने कोई भी नदी जब आप पढ़ोगे तो उसमें आपके लिए कोई समस्या नहीं होगी, तुरंत आप इनका आंसर है वो आसानी से बता सकते हो। ये भाग बंगाल की खाड़ी का है तो ये भाग आपके सामने किसका है? अरब सागर का है। क्लियर है? अब देखिए सबसे पहले यदि भारत के अपवा तंत्र की बात करें तो भारत का मानचित्र आप सबसे पहले याद रखोगे कि भारत के इधर तो बंगाल की खाड़ी है और भारत के इधर कौन सा भाग है? अरब सागर का। क्योंकि यहाँ पर भारत की उत्तर दिशा है, यहाँ पर भारत की दक्षिण दिशा है, यहाँ से भारत की पूर्व दिशा है और यहाँ से भारत की पश्चिम दिशा। यानी भारत के दक्षिण पूर्वी भाग में देखिए बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है और यहां पर दोस्तों आपके सामने ये क्षेत्र आपके सामने देखिए हिमालय का है। ये भाग आपके सामने किसका है? हिमालय का भाग है। ये भाग है हिमालय का। अब यहां से देखा जाए तो ये तो आपके सामने देखिए भाग है वो हिमालय के क्षेत्र का है और उसके बाद में बीच में आपके सामने यहां पर मैदानी भाग है और उसके नीचे देखा जाए तो यहां पर आपके सामने देखिए ये प्रायद्वीपीय भाग का हिस्सा है। क्योंकि ये चीज मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आप इन चीजों को पढ़ेंगे तो ये चीज बहुत ही आसान तरीके से याद होगी। यानी भारत का अपवा तंत्र, यानी भारत के अपवा तंत्र की बात करें तो इस अपवा तंत्र को देखिए दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। यानी इनके दो भागों की बात करें, इनके दो भागों की बात करें तो दो भागों में आपके सामने एक भाग तो आता है यहां पर हिमालय का अपवा तंत्र, हिमालय का अपवा है तंत्र। उसके बाद में दूसरे भाग की बात करें तो दूसरा भाग है आपके सामने दिखेगा प्रायद्वीपीय भाग का अपवा तंत्र, प्रायद्वीपीय भाग का अपवा तंत्र। यानी एक अपवा तंत्र हिमालय का अपवा तंत्र है और दूसरा अपवा तंत्र आपके सामने प्रायद्वीपीय भाग का है। क्लियर हुई? अब देखिएगा यहां पर देखा जाए तो ये जो भाग आपके सामने है ये वाला भाग तो आपके सामने देखिए किसका है? ये तो प्रायद्वीपीय भाग का है। ये भाग तो किसका है? प्रायद्वीपीय भाग का है और ऊपर आपके सामने ये जो भाग है ये भाग आपके सामने किसका है? हिमालय का। ये भाग किसका हो गया? हिमालय का हो गया और नीचे आपके सामने प्रायद्वीपीय भाग का हो गया। अब यहां से आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि भारत का अपवा तंत्र है, भारत की जो नदियां हैं इनको दो भागों में बांट दिया। एक तो गया हिमालय का अपवा तंत्र और एक प्रायद्वीपीय भाग का अपवा तंत्र। जो हिमालय का विस्तार है ये आपके सामने उत्तर पूर्वी भाग में, और इसी हिमालय के अपवा तंत्र की बात करें तो इसको कहा जाता है दोस्तों उत्तर भारत का अपवा तंत्र। क्या कहा जाएगा? उत्तर भारत का अपवा तंत्र। यानी जो हिमालय का अपवा तंत्र है, हिमालय का जो अपवा तंत्र है इसको कहा जाता है उत्तर भारत का अपवा तंत्र। और यहाँ पर जो प्रायद्वीपीय भाग की बात करें तो ये दक्षिणतम भाग में है, तो यहाँ पर प्रायद्वीपीय भाग का जो अपवा तंत्र है इसको कहा जाता है दक्षिण भारत का अपवा तंत्र। दक्षिण भारत का अपवा है तंत्र, ये दक्षिणी भारत का अपवा तंत्र। यानी यहां से कह सकते हैं कि हिमालय की नदियों को कहा जाता उत्तर भारत का अपवा तंत्र
और प्रायद्वीपीय भाग का अपवाह तंत्र इसको कहा जा सकता है दक्षिणी भारत का अपवाह तंत्र। अब देखिए, यानी इस हिमालय से मान लीजिए कोई नदी निकलेगी, तो वो नदी अपने रास्ते के माध्यम से वो देखिए कहीं ना कहीं पर वो बहेगी। जब वो बहेगी तो उनका जो मार्ग, वो मार्ग निर्धारित करेगा कि ये कौन से क्षेत्र में जा रही। तो इस हिमालय की बात करें तो हिमालय से देखिए कई प्रकार की नदियां निकलती, क्योंकि हिमालय से देखा जाए तो ये पूरा का पूरा भाग आपके सामने पथरीला भाग है, पहाड़ियों का क्षेत्र है, यहाँ पर ये पठारी क्षेत्र है। तो यहाँ से कुछ नदियां निकलेगी और वो नदियां अपनी मार्ग में बहने के बाद में या तो वो कहाँ गिरेगी, इस बंगाल की खाड़ी में आकर के गिरेगी, या फिर नदी अपना जल वो कहां पर गिरेगी, अरब सागर में गिर देगी। यानी हिमालय की बात करें तो हिमालय से देखिए कौन कौन सी नदियां निकलती है। तो इस हिमालय की बात करें तो यहां से आपके सामने देखिए सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी निकलती है। सिंधु नदी के अलावा देखा जाए तो यहाँ पर आपके सामने देखिए ब्रह्मपुत्र नदी है, ये नदी निकलती है, सिंधु नदी है। सिंधु के अलावा ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी के अलावा देखा जाए तो यहाँ से गंगा और यमुना, ये नदियां निकलती है। यानी हिमालय से आपके सामने सिंधु नदी, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र, ये बड़ी बड़ी नदियां हैं। और ये बड़ी बड़ी नदियां कहां से निकलती है, हिमालय से निकलती है। यहां से निकलने के बाद में या तो वो नदी कहां गिरेगी, अरब सागर में गिरेगी, या फिर वो अपना जल कहां पर गिरेगी, बंगाल की खाड़ी में। अब देखिएगा, इस हिमालय से देखा जाए तो सबसे पहले सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी देखिए यहां से हिमालय से निकलेगी और हिमालय से निकलने के बाद में देखिए भारत में बहने के बाद में वो नदी पाकिस्तान में बहेगी और पाकिस्तान में बहने के बाद में वो नदी अपना जल है वो देखिए कहां पर ला करके गिर देगी। तो यहाँ पर देखिए हिमालय से ये सिंधु नदी निकलेगी और यहाँ से निकलने के बाद में देखिए ये भारत में बहती है और भारत में बहने के बाद में ये पाकिस्तान और पाकिस्तान में बहने के बाद में ये नदी सीधा अपना जल वो कहां पर गिर देती है, तो याद रखिए दोस्तों अरब सागर में। यानी ये पूरा भाग हिमालय का है। इस हिमालय से नदी निकल रही है सिंधु नदी, तो सिंधु नदी यहाँ से निकलने के बाद में अरब सागर में गिरे, तो ये कौन से अपवाह तंत्र में शामिल होगी, अरब सागर में। उसके बाद में देखिए इसी हिमालय की बात करें तो यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है, यानी ये आपके सामने हिमालय का क्षेत्र है, तो यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ये ब्रह्मपुत्र नदी देखिए यहाँ से हिमालय से निकलने के बाद में देखिए चीन में बहती है और चीन में बहने के बाद में ये भारत से होते हुए सीधी अपना जल वो देखिए कहां पर गिरेगी, बंगाल की खाड़ी में। इस प्रकार से आपके सामने ये ब्रह्मपुत्र नदी बहती है और ये अपना जल देखिए किस प्रकार से गिरेगी। जब ये ब्रह्मपुत्र नदी देखिए हिमालय से निकलती है, हिमालय से निकलने के बाद में ये चीन में बहती है और चीन में बहने के बाद में ये भारत में बहती है और भारत में बहने के बाद बांग्लादेश और बांग्लादेश के बाद में ये नदी अपना जल एक साथ कहां गिरेगी, तो याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी में। और यहाँ से ये सिंधु नदी अपना जल वो देखिए कहां गिरेगी, तो याद रखिएगा ये अपना जल वो अरब सागर में गिर देगी। उसके बाद में देखिए गंगा यमुना अपवाह तंत्र की बात करें, ये सारी नदियां आप लोगों को अभी तो मैं केवल इनकी बेसिक जानकारी बता रहा हूं, क्योंकि जब आपको इनकी बेसिक जानकारी का पता नहीं होगा तो आप इन नदियों को याद नहीं कर सकते। जिस तरीके से मैं आप लोगों को ये सारी नदियां पढ़ाऊंगा उनके अकॉर्डिंग ही आपको याद करना है और पहले आपको केवल इनको समझना है। जब ये चीज एक बार समझ में आ जाएगी तो ये लाइफ टाइम आपकी याद रहेगी, ठीक है। तो यहां से देखिए गंगा यमुना नदी की बात करें तो गंगा यमुना नदी देखिए यहां से आपके सामने उत्तराखंड राज्य से निकलती है। यहाँ से उत्तराखंड से निकलेगी, ये दो जल धारा के रूप में देखिए यहाँ से गंगा नदी निकलती है। इनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे कि अलकनंदा और ये भागीरथी नदी, ये दो जलधारा के रूप में यहाँ से उत्तराखंड से निकलेगी और वहां से निकलने के बाद भी ये पहले हिमालय क्षेत्र में बहती है। उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश से बिहार होते हुए सीधी ये नदी कहां पर आ जाती है, पश्चिमी बंगाल में, और पश्चिमी बंगाल में बहने के बाद ये नदी आ जाती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में आकर के इसी ब्रह्मपुत्र नदी में ये गंगा नदी मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर ये जमुना नदी के नाम से यहाँ पर इसे ब्रह्मपुत्र की
एक स्थिति आती है जमुना नदी के रूप में, क्योंकि इनके आगे आगे नाम है वो चेंज हो जाते हैं। तो अपन जब इसके पूरे अपवाह तंत्र को पढ़ेंगे वहां पर इनकी कंसेप्ट है वो एक एक करके क्लियर करेंगे। उसके बाद में इसी गंगा की सहायक नदी है आपके सामने देखिए यमुना नदी। ये यमुना नदी भी उत्तराखंड से निकलती है और उत्तराखंड से निकलने के बाद में यूपी में आकर के ये गंगा नदी में मिलती है। और इस प्रकार से ये गंगा नदी देखिए यहाँ पर हिमालय में बहने के बाद मैदानों में और मैदानी भाग में बहने के बाद ये किस में मिल जाती है, तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। इस प्रकार से देखिए इस गंगा यमुना नदी की बात करें तो ये तो कौन से अपवाह तंत्र में शामिल हो गई, बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मपुत्र नदी है ये भी बंगाल की खाड़ी में शामिल हो गई, और सिंधु नदी है वो अरब सागर में शामिल हो गई। अब देखिएगा सबसे पहले इस हिमालय के अपवाह तंत्र की बात करें, सबसे पहले हिमालय के अपवाह तंत्र की बात करें तो हिमालय के अपवाह तंत्र में देखिए कौन कौन सी नदियां आती है। यानी यहां पर देखा जाए तो सबसे पहले देखिए सिंधु नदी का नाम आता है। सिंधु नदी के बाद में देखा जाए तो आपके सामने गंगा यमुना नदी का नाम आता है, और उसके बाद में आपके सामने ब्रह्मपुत्र नदी का नाम आता है। क्लियर है इतनी बात। अब जब सिंधु नदी का नाम आ गया तो सिंधु नदी के साथ साथ इनकी सारी की सारी सहायक नदियां, सिंधु नदी के साथ साथ उनकी सारी की सारी सहायक नदियां, जैसे आप लोग पढ़ेंगे कि सिंधु की जो सहायक नदी है उनमें आपकी झेलम नदी आती है, चिनाब नदी आती है, रावी नदी आती है, व्यास नदी आती है और सतलज नदी आती है। ये सारी की सारी सिंधु नदी की सहायक नदी है। जब सिंधु नदी हिमालय के अपवाह तंत्र की नदी है और ये नदी अरब सागर में गिरती है, तो कौन से अपवाह तंत्र में शामिल हो रही है, अरब सागर में। ठीक है, उसके बाद में देखिए गंगा यमुना नदी, यानी गंगा और यमुना दोनों नदियां, और गंगा नदी की सारी सहायक नदियां और यमुना नदी की सारी सहायक नदियां कहाँ गिरेगी, बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ पर आपके सामने ये गंगा यमुना, गंगा की सारी सहायक नदियों में आपकी यमुना नदी है, यमुना नदी के अलावा गोमती नदी है, घाघरा नदी है, गंडक नदी है, कोसी नदी है, महानंदा, ऐसी सारी की सारी नदियां हैं वो गंगा की सहायक नदियां। ऐसे यमुना नदी की सहायक नदियों में देखा जाए तो आपके सामने देखिए चंबल नदी का नाम आता है, आपके सामने बेतवा नदी का नाम आता है, आपके सामने कैन नदी का नाम आता है, आपके सामने पार्वती नदी का नाम आता है। ऐसे कई नदियां आती है जो यमुना नदी की सहायक नदियां। जब खुद यमुना नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में शामिल है तो साथ में चंबल, बेतवा, केन और पार्वती नदी भी आपकी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में शामिल। ऐसे ही आपके सामने ये ब्रह्मपुत्र नदी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, तो इनकी सारी सहायक नदियां भी कहां गिरेगी, बंगाल की खाड़ी में। ऐसी स्थिति में आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये जो हिमालय का अपवाह तंत्र है, इस हिमालय के अपवाह तंत्र को वापस आपके सामने कितने भागों में बांटा गया है, तो याद रखेंगे कि हिमालय के अपवाह तंत्र को पुनः दो भागों में बांटा गया है। इनके अगर दो भागों की बात करें तो दो भागों में एक भाग तो हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। कौन सा भाग हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, और दूसरा भाग हो जाएगा आपके सामने अरब सागर में गिरने वाली नदियां। फिर उनको वापस पुनः दो भागों में बांट दिया। पहला भाग है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और दूसरा भाग है अरब सागर में गिरने वाली नदियां। तो यहाँ पर देखिए जो बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, बंगाल की खाड़ी में आपकी गंगा, यमुना और इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी है वो शामिल हो जाएगी, क्योंकि गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र नदी कहां पर गिर रही है, यहां पर आपके सामने ये बंगाल की खाड़ी में आकर के गिरेगी। कहां गिरेगी, बंगाल की खाड़ी में। जब बंगाल की खाड़ी में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र नदी गिर रही है तो इनकी जो भी सहायक नदी होगी वो कहां गिरेगी, बंगाल की खाड़ी में। लेकिन ये अपवाह तंत्र किसका है, हिमालय का अपवाह तंत्र है, उत्तर भारत का अपवाह तंत्र है। हिमालय का अपवाह तंत्र या उत्तर भारत का अपवाह तंत्र, इसको देखिए दो भागों में बांट दिया, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और अरब सागर में गिरने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और इनकी सारी सहायक नदियां।
फिर अरब सागर की बात करें तो अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी होगी, तो यहां से आपकी सिंधु नदी। सिंधु नदी और सिंधु नदी की सारी सहायक नदियां, जिसमें आपकी झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये सारी की सारी जो नदियां हैं वो अरब सागरीय अपवा तंत्र में शामिल होगी। इतनी बात क्लियर हुई। उसके बाद में देखिए हिमालय के अपवा तंत्र के बाद में यदि प्रायद्वीपीय भाग के अपवा तंत्र की बात करें तो यहां से भी आप लोग देखिए ध्यान रखिएगा, यानी जब आप प्रायद्वीपीय भाग के अपवा तंत्र को पढ़ते हैं, यानी यहां से जब आप प्रायद्वीपीय भाग के अपवा तंत्र को पढ़ते हैं, प्रायद्वीपीय भाग का अपवा है तंत्र, जो आपके सामने देखिए ये दक्षिण भारत का अपवा तंत्र कहलाता। इस अपवा तंत्र की बात करें तो ये सारी की सारी जो नदियां होगी, ये नदियां कहां से निकलेगी, इस प्रायद्वीपीय भाग से निकलेगी। प्रायद्वीपीय भाग से निकलेगी और वहां से निकलने के बाद में अपना मार्ग निर्धारित करेगी। जब वो अपना मार्ग निर्धारित करती है तो कुछ नदियां तो कहां पर आकर के गिर जाएगी, इस बंगाल की खाड़ी में, और कुछ नदियां कहां पर आकर गिर जाएगी, अरब सागर में। तो ऐसी स्थिति में प्रायद्वीपीय भाग का अपवा तंत्र है, इसको दक्षिण भारत का अपवा तंत्र कहा जाएगा। और इस अपवा तंत्र को भी पुनः कितने भागों में बांट दिया जाएगा, 2 भागों में। 2 भागों की बात करें तो 2 भागों में इसका पहला भाग हो जाएगा आपके सामने बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, और दूसरी नदियां आ जाएगी आपके सामने अरब सागर में गिरने वाली नदियां। क्लियर है दोस्तों। अब प्रायद्वीपीय भाग के अपवा तंत्र में देखिए ऐसी कौन कौन सी नदियां आती है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, अरब सागर में गिरती है। तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपके सामने दिखेगा नर्मदा नदी का नाम आता है, यहां से आपके सामने ताप्ती नदी का नाम आता है, यहां से आपके सामने शरावती नदी का नाम आता है, यहां से आपके सामने शरावती नदी के बाद में पेरियार नदी का नाम आता है। नर्मदा, ताप्ती, शरावती और पेरियार नदियां ये नदियां हैं। और इनके अलावा देखा जाए तो आपके सामने दिखेगा महानदी का नाम आता है, महानदी का नाम आता है, आपके सामने गोदावरी नदी का नाम आता है, और गोदावरी नदी के बाद में आपके सामने कृष्णा नदी का नाम आता है, और कृष्णा नदी के बाद में आपके सामने कावेरी नदी का नाम आता है। यानी ये सारी की सारी नदियां कहां से निकलेगी, तो ये प्रायद्वीपीय भाग से निकलेगी, और वहां से निकलने के बाद में ये नदियां बंगाल की खाड़ी और अरब सागर है, यहां पर जाकर गिरेगी। तो सारी की सारी ये जो सारी की सारी जो आपके सामने जो नदियां आ रही है, ये जो आपके सामने सारी की सारी जो नदियां आ रही है, ये नदियां आपके सामने देखिए नर्मदा, ताप्ती, शरावती, पेरियार, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये है कौन से अपवा तंत्र की नदियां, प्रायद्वीपीय भाग के अपवा तंत्र की नदियां हैं, दक्षिण भारत के अपवा तंत्र की नदियां हैं। लेकिन इसमें कौन सी नदी तो आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है, कौन सी आपकी अरब सागर में गिरने वाली नदी है। तो देखिए प्रायद्वीपीय भाग से आपके सामने देखिए यहां से नर्मदा नदी निकलती है, ये नर्मदा नदी यहां से निकलेगी, और यहां से निकलने के बाद में आपकी ये नदी कहां गिरेगी, तो याद रखेंगे अरब सागर में। क्योंकि जब नर्मदा नदी की बात करें तो ये आपके सामने देखिए कहां से निकलती है, मेघालय की पठार है आपके सामने छत्तीसगढ़ में, वहां पर ये अमरकंटक चोटी है, वहां से ये नदी निकलेगी। इनकी मैं पूरी विशेषता आपको आगे बताऊंगा जब एक एक नदियों को हम पढ़ेंगे तब। तो यहाँ से ये नदी अरब सागर में गिरेगी, इसके नीचे से यहाँ से आपके सामने देखिए ताप्ती नदी निकलती है, ये ताप्ती नदी जो मध्य प्रदेश से निकलने के बाद भी देखिए भारत के पश्चिम में बहती है और अरब सागर में गिर जाती है। यहाँ से महाराष्ट्र से कर्नाटक से होते हुए यहाँ से आपके सामने देखिए शरावती नदी निकलती है, ये शरावती नदी आपके सामने अरब सागर में गिर जाती है। यहाँ से केरल राज्य की बात करें तो केरल राज्य से यहाँ से आपके सामने कौन सी नदी निकलती है, तो याद रखिएगा पेरियार नदी।
तो नर्मदा, ताप्ती, शरावती और पेरियार ये प्रायद्वीपीय भाग की नदियां हैं जो अपना जल कहाँ गिरेगी, अरब सागर में। तो ये अरब सागर ये अफवाह तंत्र की नदियां हो जाएगी। उसके बाद में देखिए यहाँ से मेघालय के पठार छत्तीसगढ़ से यहाँ से देखिए महानदी निकलती है, ओडिशा में बहने के बाद ये नदी अपना जल वो कहाँ गिर देती है, तो याद रखेगा बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद में महानदी के बाद में देखिए गोदावरी नदी जो आपके सामने महाराष्ट्र से निकलती है और महाराष्ट्र से निकलने के बाद में भारत के ये दक्षिणी पूर्वी भाग में बहती है और वहां बहने के बाद में कहाँ गिरेगी, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरेगी, ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। इसके नीचे यहां से आपके सामने देखिए कृष्णा नदी निकलती है, ये कृष्णा नदी भी आपके सामने देखिए महाराष्ट्र से निकलती है और वहां से निकलने के बाद में ये नदी अपना जल है वो कहाँ गिर देगी, तो ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। उसके बाद में यहां से देखिए आपके सामने इसे कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक से देखिए यहाँ पर तमिलनाडु होते हुए यहां से आपके सामने एक नदी बहती है और उस नदी का नाम है कावेरी नदी। तो यहां से देखिए महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा नदी है और आपकी कावेरी नदी, ये नदियां कहाँ गिरेगी, बंगाल की खाड़ी में। तो ये बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र में शामिल हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अब बात आती है अपन के राजस्थान की, क्योंकि राजस्थान में कई ऐसी नदियां हैं जो अपना मार्ग है वो अलग अलग निर्धारित करती है। तो राजस्थान के अफवाह तंत्र की बात करते हैं तो इसमें आपसे देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप इस प्रकार से आप इनको डायग्रामों के माध्यम से पढ़ेंगे, सारे के सारे डायग्राम अपन यहीं पर बनाएंगे। क्लियर है। अब देखिए अगर राजस्थान की बात करें तो अपन ये पढ़ते हैं कि चंबल नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चंबल नदी कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। तो यहां से जब राजस्थान की अफवाह तंत्र की बात करें, देखिएगा अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान का अफवाह है तंत्र, राजस्थान का अफवाह तंत्र या राजस्थान की नदियां, कई नदियां आती है, चंबल है, बनास है, काली सिंध नदी है, आपकी लूणी नदी है, माही नदी है, बाणगंगा, ऐसी बहुत सारी नदियां आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। तो राजस्थान का जो अफवाह तंत्र है, इस अफवाह तंत्र को देखिए आपके सामने कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांट दिया राजस्थान के अफवाह तंत्र को। तो यहां से इनके 3 भागों की बात करें तो आपके सामने देखिए 3 भाग है वो कौन कौन से यहां से प्राप्त होंगे। 3 भागों में देखा जाए तो सबसे पहला भाग तो होगा आपके सामने बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, यानी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। दूसरा भाग आपके सामने होगा अरब सागरीय अफवाह तंत्र या अरब सागर में गिरने वाली नदियां। और जो तीसरा अफवाह तंत्र पढ़ा जाता है वो पढ़ा जाता है आंतरिक जल प्रवाह का अफवाह तंत्र या आंतरिक जल प्रवाह की नदियां। अब राजस्थान से देखिए कई नदियां निकलती है, आप लोगों ने पढ़ा भी है कि राजस्थान में कई नदियां बहती है, आप नाम उनका याद कर लेते हो कि ये नदी यहाँ से निकलती है, ये नदी यहाँ से निकलती है, ये इसकी सहायक नदी है। तो सारी कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर होगी। यानी राजस्थान का जो अफवाह तंत्र है इसको 3 भागों में हमने बांट दिया, बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, अरब सागरीय अफवाह तंत्र और आंतरिक जल प्रवाह का अफवाह तंत्र। यानी बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और आंतरिक जल प्रवाह को पढ़ते तो राजस्थान में नदियों का देखिए 100% हिस्सा है वो निर्धारित किया जाता है कि राजस्थान में अफवाह तंत्र की बात करें तो कुल अफवाह तंत्र कितना है, 100% है। इस 100% में से अगर 23% हिस्सा देखा जाए तो वो हिस्सा अकेला किसका है, बंगाल की खाड़ी का। और उसके बाद में जो 17% जो भाग है वो 17% भाग है वो कौन से अफवाह तंत्र का है, तो अरब सागर का है। 23 को और 17 को आप काउंट करोगे तो कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो यहां से आपका 40% हो जाएगा और बाकी बचेगा आपका 60% जो कौन से अफवाह तंत्र का है,
आंतरिक जल प्रवाह का। यानी कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान की कुल अपवा तंत्र में बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र कितना है। तो बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र 23% है, अरब सागरीय अपवा तंत्र का हिस्सा 17% है और आंतरिक जल प्रवाह का हिस्सा 60% है। इन सब को काउंट करते हैं तो पूरा कितना प्रतिशत होगा, 100% होगा। याद हो रहा होगा आप लोगों को, यानी 23%, 17% और 60%, पूरा प्रतिशत हो गया आपका कितना, 100% हो गया। तो यहाँ से देखिए बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन सी है। तो यहाँ से मुख्य नदी की बात करें तो मुख्य नदी आपकी देखिए यहाँ से कौन सी प्राप्त होगी, तो याद रखिएगा यहाँ से चंबल नदी। यहाँ से कौन सी नदी होगी, चंबल नदी। चंबल नदी और चंबल नदी की सारी सहायक नदियां, जिसमें चंबल नदी की सारी सहायक नदियों में देखा जाए तो बनास नदी है, बामनी नदी है, काली सिंध नदी है, पार्वती नदी है। इसके अलावा आपके सामने देखिए चंबल की सारी सहायक नदियां, जिसमें मेज नदी है, आलनिया नदी है, ये सारी की सारी नदियां हैं वो चंबल नदी की सहायक नदियां। तो ये कौन से अपवा तंत्र में शामिल होगी, बंगाल की खाड़ी में। अरब सागरीय अपवा तंत्र में देखा जाए तो अरब सागरीय अपवा तंत्र को राजस्थान में पुनः कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। जिसमें अरब सागरीय अपवा तंत्र की बात करें तो अरब सागरीय अपवा तंत्र को पुनः 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक तो भाग है आपके सामने कच्छ के रण में गिरने वाली नदियां और दूसरी है आपके सामने खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो यहां से देखिएगा आप लोगों को पता है कि ये आपके सामने देखिए राजस्थान की यहां से स्थिति है। यहां से आप लोगों को पता है कि ये जो भाग आपके सामने है ये किसका भाग है, राजस्थान का। और राजस्थान में यहां पर हमने देखिए पीछे वीडियो में पढ़ा है कि ये क्षेत्र है, ये आपके सामने कौन सी पर्वत श्रेणी का है, अरावली पर्वत श्रेणी का। यानी यहां पर आपकी ये अरावली पर्वत श्रेणी है। तो यहाँ पर देखिए इधर देखा जाए तो ये गुजरात राज्य का भाग है और गुजरात में यहाँ पर यदि स्थिति देखी जाए तो यहाँ पर तो आपके सामने देखिए कच्छ का रण है। किसका भाग है, कच्छ का रण। इस कच्छ के रण की बात करें तो इसको बोला जाता है कच्छ की खाड़ी। क्या कहा जाता है इसको, कच्छ की खाड़ी। और इसी को कहा जाता है लिटिल रन। क्या कहा जाता है, लिटिल रन। और इसके नीचे देखा जाए तो यहां पर देखिए आपके सामने यहां पर ये जो भाग है ये भाग आता है आपके सामने खंबात की खाड़ी का। इसका भाग है खंबात की खाड़ी का, ठीक है। यानी राजस्थान की ऐसी नदियां जो अपने उद्गम स्थल से निकलने के बाद में बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, वो नदी बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र में शामिल होगी और उनकी सारी की सारी सहायक नदियां। उसके बाद ऐसी नदियां जो अपना जल है वो अरब सागर में लेकर के जाती है, वो नदियां अरब सागरीय अपवा तंत्र में शामिल होगी। और अरब सागरीय अपवा तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक भाग आपके सामने कच्छ के रण में गिरने वाली नदियां, कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और दूसरी नदियां आती है आपके सामने खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। और आंतरिक जल प्रवाह का मतलब ये होता है कि जब कोई नदी अपने उद्गम स्थल से निकलने के बाद ना तो बंगाल की खाड़ी में गिरेगी और ना ही वो आपके सामने अरब सागर में गिरेगी, ना ही वो आपके सामने अरब सागर में गिरेगी, ना ही वो कच्छ के रण में गिरेगी और ना ही वो खंबात की खाड़ी में गिरेगी। यानी जब राजस्थान से निकलती है और राजस्थान या अन्य किसी क्षेत्र से निकलती है और वो नदी किसी खाड़ी या किसी सागर या महासागर में नहीं गिरती है, वो नदी आती है आपके सामने आंतरिक जल प्रवाह की नदियां। तो इसमें अपन कई नदियां पढ़ेंगे, डगर नदी है, कांतली है, कांकनी है, रूपारेल नदी, रूपनगढ़ नदी, बाणगंगा, ऐसी कई नदियां पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की बात करें तो चंबल नदी बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र में शामिल, देखो कैसे हुई। ये राजस्थान है और यहाँ पर आपको पता है ये मध्य प्रदेश का भाग है। ये चंबल नदी देखिए मध्य प्रदेश से निकलेगी और मध्य प्रदेश से निकलने के बाद में राजस्थान में प्रवेश करेगी।
राजस्थान में देखिए ये बहने के बाद में आपके सामने ये कहां चली जाएगी, यूपी में चली जाएगी। और यूपी में जाने के बाद ये नदी सीधी कहां मिलेगी, तो यहाँ पर गंगा नदी की सहायक नदी है, यहाँ से यमुना नदी, इस यमुना नदी में जाकर के मिलेगी। और जब यमुना नदी में जाकर के मिलती है चंबल नदी, तो यमुना नदी की ये सहायक नदी होगी। चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। और यमुना किसकी सहायक नदी है, गंगा नदी की सहायक नदी है। तो जब गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, तो चंबल नदी भी बंगाल की खाड़ी में ही गिर रही है, क्योंकि अकेली नदी है, वो किसी सागर, किसी महासागर, किसी खाड़ी में नहीं गिरती है, क्योंकि वो अपने साथ अपनी सहायक नदियों को भी साथ लेकर के चलती है। ठीक है, तो यहां से ये नदी बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र में शामिल होगी। अब यहां से देखेंगे तो कई नदियां चंबल नदी में मिलेगी, जिनको अपन डायग्राम के माध्यम से पढ़ेंगे। बनास नदी है आपके सामने, बामनी नदी है, काली सिंध नदी है, काली सिंध नदी की भी सहायक नदियां, पार्वती नदी है, कुल्लू नदी है आपके सामने, मेज नदी, आलनिया नदी, सेप नदी, सारी नदियों को पढ़ेंगे। फिर बनास नदी की सहायक नदियां, फिर बनास की भी कोई सहायक नदी है तो उनको भी पढ़ेंगे। वो सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपके सामने अरब सागरीय अपवा तंत्र की बात करें तो देखिए सबसे पहले कच्छ के रण में आपके सामने कौन सी नदी गिरती है, लूणी नदी। लूणी नदी है, ये कच्छ के रण में गिरती है। इसके अलावा पश्चिमी बनास नदी, ये पश्चिमी बनास नदी और लूणी नदी ये राजस्थान से निकलती है। राजस्थान से निकलने के बाद में आपके सामने ये देखिए अरब सागरीय अपवा तंत्र में शामिल है, लेकिन ये कच्छ की खाड़ी में आकर के गिर जाती है। ठीक है, और इनसे लूणी नदी की सहायक नदियों में देखा जाए तो जोजड़ी नदी है, लेलड़ी नदी है, मेठड़ी है, सूकड़ी है, बांडी नदी है, ये सागी है, जमाई है, ये सारी नदी लूणी की सहायक नदी है। पश्चिमी बनास नदी की सहायक नदी सेको, कोकड़ी, ये सारी सहायक नदियां हैं वो इस नदी में मिल जाएगी, फिर कच्छ के रण में गिरेगी। यहां से देखिए खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में देखा जाए तो यहाँ पर आपके सामने देखिए कौन सी नदियां आती है, तो यहाँ से आपके सामने माही नदी आती है। और माही नदी के अलावा आपके सामने साबरमती नदी आती है। माही नदी देखिएगा यहाँ से आपके सामने मध्य प्रदेश से निकलती है, और मध्य प्रदेश से निकलने के बाद में ये नदी देखिए यहाँ पर राजस्थान के 3 जिलों में बहती है, और बहने के बाद में ये गुजरात में बहने के बाद देखिए कहाँ जाती है, सीधी आपके सामने इस खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में माही नदी और इसके अलावा साबरमती नदी। माही नदी की सहायक नदियों में देखा जाए तो आपके सामने सोन नदी है, जाखम नदी है, आपके सामने मोरेन नदी है, आपके सामने चांप नदी है, आपके सामने अन्नास नदी है। ये सारी की सारी सहायक नदियां माही नदी के। जब माही नदी आपकी खंबात की खाड़ी में गिर रही है तो उनकी सारी की सारी सहायक नदियां भी कहाँ गिरेगी, खंबात की खाड़ी में। साबरमती नदी की बात करें तो इनकी भी कई सहायक नदियां आती है, जैसे वाकल नदी है, हतमती नदी है, मेसवा नदी है, माजम नदी है, ये भी सारी की सारी सहायक नदियां कहाँ गिरेगी, खंबात की खाड़ी में। तो ये तो आपको पता है कि यहाँ से देखिए ये नदियां जब भारत से निकल करके जब राजस्थान में जो भी नदी बहेगी, जो नदी बहेगी तो जब बंगाल की खाड़ी में गिरेगी वो बंगाल की खाड़ी में ही शामिल होगी। जो नदी इधर अरब सागर में आ रही है वो अरब सागरीय अपवा तंत्र में ही शामिल होगी। तो इतनी बात आप लोगों की ये चीज समझ में आ चुकी होगी। एक बार आप इस डायग्राम को, आप इस बेसिक जानकारी को एक बार अपने दिमाग में रख लेना। एक बार यदि आप इस पूरे मीटर को पढ़ लोगे तो यहाँ से आगे जो भी अपन नदियां पढ़ेंगे, एक एक नदियों को एकदम बेसिक तरीके से पढ़ेंगे कि ये नदियां कैसे आपको पढ़नी है, कैसे ये चीज आपकी याद होगी। ये गारंटी दूंगा आप लोगों को कि सारी की सारी नदियां जब आप पढ़ोगे तो उनमें से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि नदियों से संबंधित बार बार
स्टूडेंटों की ये दिक्कत रहती है कि क्वेश्चन को पढ़ लेते लेकिन आंसर वो दिशाओं से संबंधित आता है, और वो अपवाह तंत्र के हिसाब से आता है, वो जिलों के हिसाब से क्वेश्चन आता है, वो उद्गम से बहाव की ओर आता है, बहाव से उद्गम की ओर, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहां से निकलती है, कहां पर जाके मिलती है, कौन सी नदी में मिलती है, आगे वो अपना मार्ग कहां निर्धारित करती है, इन सारी स्थिति को अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक आपने इसे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले आप इसको सब्सक्राइब कर ले, इसको लाइक करें और कमेंट करना नहीं भूले, और साथ के साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि यहाँ से जो भी वीडियो आपको भेजे जाएंगे तो पहला नोटिफिकेशन आप लोगों के पास से होगा। ठीक है दोस्तों।